हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल कुमार, जनरल अवेयरनेस फैकल्टी, आपके लिए जो सेशन लेकर आए हैं हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू एमसीक्यू के बिहाफ पे। हम उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित हैं और हाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों के बिहाफ पे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या फिर अगर हम बात करें, एसएससी बहुत से क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड पूछता है। तो जब आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे 2024 का जो होगा एग्ज़ाम, उसमें यदि आपने इस सेशन को कंटिन्यू कंप्लीट देखा, लास्ट तक अगर आप रुके रहे, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बन के ज़रूर जाओगे। बैच है आगाज़ 2024, जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे वो स्टूडेंट जो 2024 में अपना सपना करना चाहते हैं साकार, उनके लिए ये बैच बिल्कुल निःशुल्क है। गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर डेली मॉर्निंग में 9 AM मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और अब हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू बेस्ड सेशन, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन नंबर 3। यानी कि आज हम हमारे एमसीक्यू सेशन की तीसरी वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25। तो उन 25 क्वेश्चनों की करते हैं शुरुआत। फटाफट से जुड़ जाइए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, साथ के साथ आप कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। आज के सेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपके सामने। अब हम करते हैं इसको रीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट गुड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी वस्तु है। प्राइवेट गुड्स का एग्जाम्पल है, निजी गुड्स है। तो बताएं भाई, सबसे पहला आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, उन ऑप्शंस को रीड करेंगे हम। सबसे पहले ऑप्शंस को रीड करते हैं, फिर इस तरीके से रीड करते हुए चलेंगे। किसी भी प्रकार का किसी को कुछ पूछना हो तो वो साथ के साथ कमेंट कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी वस्तु है जिसे हम यहाँ समझने वाले हैं निजी वस्तु के बिहाफ पे। तो इसे देखें भाई, सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने क्या पूछा गया है। ए गुड्स दैट इज अवेलेबल टू एवरीवन टू कंज्यूमर। भाई एक वस्तु जो हर किसी के लिए अवेलेबल है, वो प्राइवेट या निजी गुड्स कैसे हो सकती है। स्पिल ओवर बेनिफिट्स, यानी कि स्पिल ओवर का लाभ ये भी सबको मिलता है। नॉन राइवल कंजम्पशन एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, उपभोक्ता में गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्कृत, इसका भी कोई लेना देना नहीं है इससे। अब देखो इसने क्या बोला है। ए गुड्स दैट इज कंज्यूमर बाय ए सिंगल पर्सन और हाउस होल्ड। एक वस्तु जिसका उपभोग एक ही व्यक्ति या परिवार के द्वारा किया जाता है, दैट मीन्स दैट इज अ प्राइवेट गुड्स। निजी वस्तु का क्या मतलब है। निजी वस्तु का क्या मतलब है, ये वो वस्तु है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा यूज की जाएगी या किसी एक परिवार के द्वारा यूज की जाएगी। ऐसी वस्तुओं को हम प्राइवेट गुड्स के नाम से संबोधित करते हैं। ये था पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए, अब देखेंगे हम तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन को, और इस दूसरे क्वेश्चन में रीड करते हैं क्वेश्चन और समझते हैं क्या है पूछा गया। सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। यदि हम गुड्स की बात करें तो एक वस्तु होती है जिसे बोला जाता है नॉर्मल गुड्स, और एक वस्तु होती है जिसे बोला जाता है इन्फीरियर गुड्स, जिसे हम बोलते हैं सामान्य वस्तु या फिर कह सकते हैं बढ़िया वस्तुएं। इसे बोलते हैं चीप या फिर घटिया वस्तुएं। अब हमें यह समझना है कि इनमें आय और मांग में कैसा संबंध होगा। जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ये नॉर्मल गुड्स की डिमांड को क्या करेगा, बढ़ा देगा।
भाई यदि मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं अच्छी वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ा दूंगा, यही तो पूछ रहा है ये। अब इन दोनों में रिलेशन कैसा दिख रहा है आपको, इन दोनों में रिलेशन कैसा दिख रहा है, यदि मैं इसे जानने की कोशिश करूं तो बताए भाई इन दोनों में कैसा रिलेशन दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों में जो रिलेशन दिख रहा है वो कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशन। देख रहे हो ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो अब इसमें देखो कहां लिखा है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, यदि इसी क्वेश्चन को वो इंफीरियर गुड्स से पूछता तो कैसे आंसर करते आप। इंफीरियर गुड्स में यदि आपकी इनकम बढ़ती है ना तो घटिया वस्तुओं की डिमांड आप क्या कर दोगे, ऑटोमेटिक कम कर दोगे। यानी इनमें इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, अप्रत्यक्ष संबंध होगा। आ जाए भाई, फटाफट से ले लें इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। व्हाट इज द चेंज ऑफ द टोटल यूटिलिटी कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। तो ध्यान रखना, यदि हम बात करें, यदि किसी भी यूटिलिटी की बात करें, किसी भी यूटिलिटी की बात करें, यूटिलिटी जिसे बोला जाता है उपयोगिता। यदि हम किसी भी चीज का उपयोग करते हैं उसमें जितना टोटल खर्च आता है उसको बोला जाएगा टोटल यूटिलिटी। और जब एडिशनल आता है, एडिशनल यूटिलिटी पर यूनिट, जब एडिशनल यूटिलिटी की बात की जाएगी ना तो इसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एमयू। एमयू का ग्राफ इस तरीके से बनता है, जिसे ये होता है टीयू और ये इस तरीके से जाता है, ये नेगेटिव होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, हमें ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी, जहां कहीं आपको ये मार्जिनल वर्ड दिखेगा ना, ये होगा एडिशनल यूटिलिटी। अच्छा, अगर मैं बात करूं मार्जिनल प्रोडक्शन की तो वो होगा एडिशनल प्रोडक्शन। यदि मैं बात करूं एमआर की तो वो होगा एडिशनल रेवेन्यू। जब भी एक अतिरिक्त के उत्पादन से जो यूटिलिटी खर्च होगी वो एमयू कहलाएगी। जब भी प्रोडक्शन में अतिरिक्त उत्पादन में जो भी खर्चा आएगा मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाएगा। जब भी अगर हम बात करें, ध्यान रखना, तो इसी तरीके से एमयू, या फिर अगर हम बात करें एमआर, या फिर अगर हम बात करें एमपी, ठीक है, तो इन सभी में आप बात करोगे एडिशनल की, जब भी मार्जिनल वर्ड यूज होगा। चले भाई, इसका आंसर मैंने बता दिया था, ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन देखेंगे भाई, चौथा क्वेश्चन, डाउट हो बताएं भाई। डैश इज अ टाइप ऑफ गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज इट प्राइस राइज। जब भी किसी वस्तु की, एक ऐसी वस्तु कीमत बढ़ने पर मांग बढ़े, जब किसी भी वस्तु की प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इससे ना डिमांड भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी दोनों में कैसा रिलेशन हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, सीधा संबंध हो। तो बताए भाई, नन या फिर कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिफ्ट गुड्स, गिफ्ट गुड्स। तो ये जो गिफ्ट गुड्स है ना, जिसे हम बोलते हैं एक ऐसी वस्तु जिसे इंफीरियर से भी लोअर कैटेगरी की मानते हैं, लेकिन यहां वो बंदा ना सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। दैट मीन्स यदि इनकी कीमत बढ़ती है, यदि इनकी कीमत बढ़ती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गिफ्ट गुड्स जिनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लें, मैं अब करने वाला हूं इसे स्किप। इसके बाद देखूंगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पांचवा क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है। इस पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है अर्थशास्त्रियों के लिए डैश किसी उत्पाद या फिर सेवा मात्रा को संदर्भित करता है जिसे लोग खरीदने के इच्छुक होते हैं, वो क्या होता है, डिमांड।
For economists, refer to the amount of a product or service that people are both willing and able to buy. जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के योग्य और क्षमता रखता हो तो उस वस्तु की वो क्या क्रिएट करता है, डिमांड यानी कि मांग। ये मांग की डेफिनेशन है। छठा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन समझे भाई। आर्थिक दृष्टि से मध्यवर्ती माल से हमारा क्या तात्पर्य है? इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स भाई, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब जब कोई वस्तु किसी को खरीदता है बट उसे वो यूज करने के लिए ना खरीदे, उसका उपभोग करने के लिए ना खरीदे, उस वस्तु का इस्तेमाल करने के लिए ना खरीदे, वो उस वस्तु को आगे फिर से रीसेल करने के लिए खरीदे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, बाइक की एजेंसी है। अब मैं आगे से जो बाइक खरीद के लेकर आऊँगा डीलर से, अब वो बाइक, क्योंकि मैं एक डीलर हूँ, मैं एक एजेंसी डीलर हूँ, तो क्या मैं वो सारी बाइकें यूज़ करूँगा? नहीं, मेरा तो पर्पज़ ही है ना बाइक को ख़रीद के लाना फिर उसके बाद बेचना। तो मेरे लिए यानी कि जो एजेंसी डीलर खरीद रहा है वो क्या होगा, वो होगा, ध्यान रखना, अगर हम बात करें उसी को इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, क्योंकि वो उसका उपयोग नहीं करेगा। बट जब उस वस्तु का जो उपयोग करेगा उसको बोला जाता है फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स। फाइनल गुड्स, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। आ जाए इसके ऑप्शन से समझते हैं। बीच पुनः विक्रय या फिर अन्य वस्तुओं के उत्पाद के लिए बेचा गया। गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। देखो भाई, अब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। उपभोक्ता तक पहुंचाने से पहले या फिर जीएसटी के बिना या फिर निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, उनके द्वारा जो वस्तुएं बेची जाएंगी ना प्रोडक्शन के द्वारा, बट वो दोबारा से रीसेल करने के लिए बेची जाएंगी, तो ऐसी वस्तुओं को इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, है ना। और जब वो कस्टमर को बेची जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। याद रखना भाई, फाइनल गुड्स। The demand for commodity or service which is consequence of the demand for the something else is called। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग के परिणाम होती है, क्या कहलाती है? उसे बोला जाता है इनकम डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड या फिर डेराइव डिमांड। डेराइव डिमांड यानी कि ये क्या होती है? एक दूसरे के व्युत्पत्ति क्रिएट करती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या पूछा गया? द डिमांड फॉर ए कमोडिटी, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग का परिणाम होती है ना। तो यहाँ ध्यान रखना, डिराइव डिमांड का मतलब क्या हुआ? बेसिकली इसने ये समझा रहा है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें से किसी एक वस्तु की मांग के बढ़ने पे ना दूसरे की भी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। किसी एक वस्तु के मांग के बढ़ने पे जब दूसरे की भी मांग बढ़ जाए तो उसे डेराइव डिमांड कहते हैं, उसे डेराइव डिमांड कहते हैं। कैसे हम इसको समझेंगे? तो यही चीज़ मैं अभी आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यदि प्रिंटर की कीमत क्या हो जाए, प्रिंटर की कीमत क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, है ना। प्रिंटर की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो ऑटोमेटिकली पेपर की भी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि प्रिंटर की डिमांड बढ़ेगी तो पेपर की भी डिमांड बढ़ेगी। ये दोनों क्या है? डिराइव्ड डिमांड है। समझ में आ रहा है ना। प्रिंटर की कीमत बढ़ने पे पेपर की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी वस्तुओं को ही डेराइव डिमांड या व्युत्पन्न मांग के नाम से कहा जाता है। एक की मांग बढ़ने से दूसरे की मांग ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। चले भाई, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखना, सबसे पहले ये इस तरीके से हमने ना इक्विलिब्रियम बनाया। ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ये है इक्विलिब्रियम। अब ये क्या बोल रहा है भाई? मांग में कमी, मांग में कमी। मांग में जब कमी होगी तो ये नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे ही यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, अब क्या बोल रहा है? मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि, और आपूर्ति में वृद्धि, ये इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगा। पहले ये डिमांड यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी कि इसको क्या बोला जाए कि इक्विलिब्रियम प्राइस
विल फॉल, इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिरने लग जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, ध्यान रखना, विल फॉल, ध्यान रखना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे था, ध्यान रखना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे था, ये कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझना। तो बेसिकली हम यदि बात करें तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर हम समझें तो बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं उसी को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। दोबारा से समझना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इसे अगर हम लोग समझें तो ये है इस तरीके से एक्स एक्सिस 0 वाई, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये है डिमांड, ये है सप्लाई। जिस पॉइंट पे ये इसको कट करता है ना, ये ही कहलाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है ना। फिर ये डिमांड क्या हो जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो वो क्या हो रहा है, आपका गिर रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। चले अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड कर्व व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कोई एक गुड्स है, वस्तु है ना, कोई एक गुड्स है। जब स्थानापन्न उत्पादकों की कीमत में वृद्धि होगी तो मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। What would happen to be demand curve when there is an increase in the price of substitute goods? Substitute goods का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तु है जिसे आप एक दूसरे की जगह पे इजीली यूज कर सको, जिसे आप एक दूसरे की जगह पे बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक, टी एंड पेप्सी, टी एंड कॉफ़ी, इस तरीके की वस्तुएं जिनका इस्तेमाल एक दूसरे की जगह हम इजीली कर सकते हैं, तो उन्हें हम सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुओं के नाम से डिफाइन करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला कि ये है इसके डिमांड कर्व, ध्यान रखना है ना। अब क्या बोल रहा है, डिमांड कर्व व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे ही इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, इसकी नहीं, इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी। एक है टी और एक है कॉफी, है ना। तो जैसे ही चाय की कीमत बढ़ेगी ना, तो कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ खिसक जाएगा, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चले भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। भाई अगर यहाँ पे ध्यान रखना, आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वीडियो ज़रूर देखना। आपको गैलेक्सी क्लासेस यानी इसी चैनल पे आपको मेरी वीडियो, मेरे लेक्चर दिखेंगे जिसमें हमने डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है, डिमांड हो, सप्लाई हो, या फिर ध्यान रखना कॉस्ट हो। तो आप वहाँ जाके चेक कीजिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उनके बाद जब आप यहाँ क्वेश्चन देखने आएंगे, क्योंकि जब तक बेसिक का पता नहीं होगा आप इन क्वेश्चन को, कई बार ये क्वेश्चन ना आपके दिमाग में, यहाँ मैं समझा रहा हूँ समझ में तो आ जाएंगे, पर बाद में ये बिल्कुल भी आपके दिमाग से बाहर चले जाएंगे। तो इसके लिए इसका बेसिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आप यहाँ पे जुड़े हैं तो आज के सेशन को ज्वाइन करें, सही से रहें और पढ़ें। उसके बाद ध्यान रखना नेक्स्ट जो आप सेशन लेकर आओ ना, उससे पहले मेरी वीडियो देख के आना। जिस तरीके से हमने टॉपिक वाइज पढ़ा है ना, इस तरीके से हम यहाँ पे टॉपिक वाइज ही कोशिश कर रहे हैं कि क्या MCQ भी लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये वो सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। आत्मनिर्भर का सूचक क्या है? सेल्फ रिलायंस किसको इंडिकेट करता है? इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। भाई जब इंपोर्ट बढ़ा ही लेंगे तो फिर ये काय बात का सेल्फ रिलायंस, ये नहीं है ना। अवॉइड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ये है ना बात। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हो गया? आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भरता का मतलब क्या हो गया? जो इंपोर्ट है ना उसे अवॉइड किया जाएगा। इंपोर्ट जितना कम किया जाएगा सेल्फ रिलायंस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और हम उन वस्तुओं का उत्पादन यदि हम हमारे देश में ही कर सकें, दैट मीन्स भारत कहलाएगा आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। 10वें का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आ जाए भाई, अब 11वां क्वेश्चन देखेंगे, 11th क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। यहां क्या पूछा है इसने? निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण है?
फिर आ गए वहीं पर ही। इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल नहीं है, दैट मीन्स वो वस्तु जिसे हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोल सकते, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब जिसे हम डायरेक्ट एक बार में ही उपभोग कर पाएंगे, है ना। तो मेडिसिन इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल नहीं है, मेडिसिन इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखिएगा। गुड्स की बात करेंगे तो बेसिकली एक हो गई मटेरियल गुड्स, एक हो गई आपकी नॉन मटेरियल गुड्स और एक हो गई इंटरमीडिएट या फिर एक फाइनल गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स की बात करेंगे, गुड्स यूज प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, यानी कि ये वो वस्तुएं होती है जिससे फाइनल गुड्स बनाई जाती है। और यदि हम बात करें फाइनल गुड्स की तो ये ध्यान रखना बेसिकली ये फाइनल बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वस्तुएं होती है जिनका उपभोग करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, जिनका उपभोग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। आ जाए भाई, ये लिख लिया भाई 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो भाई, आ जाए, नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। आय में थोड़ी वृद्धि, आय इनकम, आय में थोड़ी वृद्धि के अनुपात से उपभोग व्यय में वृद्धि होगी, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। ये जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी ना, हमारी जो कंजम्पशन है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। द प्रोपोर्शन ऑफ ए स्मॉल इंक्रीज इन इनकम विच विल लीड टू इंक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नोन एज मार्जिनल कंजम्पशन एफिशिएंसी, मार्जिनल प्रोपोर्शन या फिर मार्जिनल एफिशिएंसी या फिर मार्जिनल प्रोस्टिट्यूशन। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो बेसिकली ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी और टू कंज्यूमर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आय में थोड़ी वृद्धि के अनुपात में जो उपभोग में व्यय में वृद्धि होगी, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर, जिसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाए भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिक गुड्स है। फूड आइटम, नेशनल डिफेंस, रोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड आइटम। ये हमारा किस में कंपेयर नहीं होगा, पब्लिक गुड्स में। बताओ, ये क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चंस तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये पब्लिक गुड्स, ये नेशनल डिफेंस पब्लिक गुड्स, रोड पब्लिक गुड्स, बट फूड आइटम ये पब्लिक गुड्स नहीं है। आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन देखें, 14 क्वेश्चन। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है, बताओ भाई। MSPU, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, ध्यान रखना। तो बेसिकली ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे डिफाइन किया जाता है, MSP। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहली बार यदि हम बात करें तो इसे कब इफेक्टिव किया गया था, तो ध्यान रखना 1967, 66 में ये चीज़ आई थी। 66-67 में MSP को इंट्रोड्यूस किया गया था। MSP का मतलब क्या होता है, बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जो भी एग्रीकल्चर किसान हैं उनको उनके अनाज का सही मूल्य दिलाना मेन यहाँ गवर्नमेंट का पर्पज़ है। और ये किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेटिव। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन यानी कृषि और सहकारी विभाग के द्वारा इस MSP को डिसाइड किया जाता है। पहली बार इसे 66 से 67 में डेवलप किया गया था।
ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। 15वां क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देखते हैं भाई। WPI का पूरा नाम क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। भाई ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये जो इन्फ्लेशन होता है हमारा, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं महंगाई, इसे कैलकुलेट करने के ना दो मीडियम होते हैं। एक होता है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एज इट इज ऐसे ही होता है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। तो इस तरीके से हम इन्फ्लेशन को दो कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, CPI एंड इसके साथ साथ WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये चीज मैंने आपके सामने यहाँ क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन के बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भाई किसी बेस्ट को प्राप्त करने के लिए जब हम किसी दूसरे वस्तु का त्याग करते हैं, कोई एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब हम दूसरे वस्तु का त्याग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ब्रेड का यूज कर रहा था, अब ब्रेड के बाद मैं किसी और दूसरी चीज को यूज करता हूं अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए, रोटी। तो ये इन दोनों के बीच में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो ये डिफाइन करती है कि जो मैंने एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए जिस अपॉर्चुनिटी को मैंने खो दिया, वो है आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सॉफ्टवेयर सिस्टम, सनलाइट की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इसका ध्यान रखना। सनलाइट की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, निम्नलिखित में से किसकी अवसर लागत नहीं है? तो सनलाइट की कोई भी अवसर लागत नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, आ जाए भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। चले इसको देखते हैं। परिवर्तन वक्र को इस नाम से भी जाना जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC वक्र क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके से बनेगा। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी एक अपॉर्चुनिटी को खो देना ही PPC कर्व कहलाता है, ध्यान रखना। इस तरीके से ये y एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये 0 एक्सिस हो गया, इसको बोलते हैं PPC कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। भाई एक तरफ मैंने रख लिया क्लॉथ, एक तरफ मैंने रख लिया वेट। यदि मुझे अनाज के लिए मैं बढ़ता हूं ना, तो मेरे को कुछ संसाधन का त्याग करना पड़ेगा क्लॉथ में, मेरे को ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास जो पैसा है ना वो लिमिटेड है। अब मैं दोनों ही वस्तुओं में ना समान सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि प्राप्त करता हूं। तो यदि मुझे गेहूं की ज्यादा खरीदी करनी है तो इससे त्याग करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC वक्र। 18th क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन आ जाए भाई। डैश उस धन को संदर्भित करता है जो पहले ही खर्च हो चुका है और जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। संक कॉस्ट, दैट मीन्स डूबा लागत। संक कॉस्ट ये इस चीज को रेफर करता है, यानी कि उस धन को संदर्भित करता है जो पहले ही खर्च हो चुका है और जिसे वापस नहीं किया जाता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसे एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
19 क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसे हमें समझना है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो इस 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे, 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं इस 19वें क्वेश्चन में क्या पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना वक्र द्वारा हल किया गया है? विच इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, केंद्रीय समस्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। अब ये पूछता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो पीपीसी कर्व अभी हमने देखा, कौन सा एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसका उत्पादन चक्र हल नहीं किया जाता। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल कंजम्पशन, सतत खपत, इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना है ना। खपत का क्या मतलब है? सस्टेनेबल खपत, सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, इकोनॉमी एफिशिएंसी की बात करता है, रिसोर्सेज की बात करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो भाई देखें इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने निकल कर आया है और इस क्वेश्चन का आंसर है सस्टेनेबल कंजम्पशन, ऑप्शन नंबर बी, सस्टेनेबल कंजम्पशन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसे भी समझने की कोशिश करते हैं भाई। चले अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछता है गिनी कोफिशिएंट के बारे में। गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है ये आपको समझाना है, यहाँ पे ध्यान रखना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गिनी कोफिशिएंट क्या होता है इसे हम समझाएंगे। ठीक है, तो लिखो एक बार, तो भाई गिनी कोफिशिएंट की बात करेंगे और ये जो गिनी कोफिशिएंट है ये बेसिकली किसके बारे में बताता है? इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है, ध्यान रखना। गिनी कोफिशिएंट किसका प्रयोग बताता है? टू मेजर द इनकम इक्वालिटी, नहीं, टू मेजर द इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता को डिफाइन करता है। ये आय की असमानता को डिफाइन करता है। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कर्व में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें इन इंपॉर्टेंट कर्व की तो यहां पे ठीक है, तो बेसिकली इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता, जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आय की असमानता है, कई बहुत ऐसा प्रतिशत है हमारे देश में, 80% लोगों ऐसे हैं जिनके पास देश की केवल 20% इनकम है, जबकि 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास हमारे देश की 80% इनकम है। यानी कि यहाँ पे ये क्या समझाना चाह रहा है? देश में केवल 20% पॉपुलेशन के पास पूरे देश का 80% पैसा है, जबकि यदि मैं बात करूँ 80% पॉपुलेशन के पास केवल 20% का पैसा है। 20% का पैसा है। यहाँ पॉपुलेशन की बात करेंगे और यहाँ इनकम की बात करेंगे। तो ये इनकम इनइक्वालिटी बड़ी मात्रा में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इनकम इनइक्वालिटी बड़ी मात्रा में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो एक बार इसे देख लो, इसे लिख लो। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो आपने एक नाम, एक कर्व के बारे में और सुना होगा, ध्यान रखना।
इसे लिख लो एक बार। लिख लिया। इसी से मिलता जुलता ध्यान रखना, लॉरेंज कर्व के बारे में मैंने पढ़ाया होगा। जब आप ध्यान रखना, जब आप उसमें मेरे जो लेक्चर्स मैंने इसमें पढ़ाए हुए हैं ना, उसमें आप देखोगे एक बेसिकली स्पेशल लेक्चर है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट कर्व के बारे में पढ़ाया है, जिसमें मैंने लॉरेंज कर्व, फिलिप्स कर्व, कुजनेट कर्व, जे कर्व, बहुत से इंपॉर्टेंट कर्व के बारे में, गिनी कोफिशिएंट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। तो गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व ये दोनों सेम चीज डिफाइन करते हैं, और जो डिफाइन करते हैं उसे क्या बोला जाता है, इनकम इनइक्वालिटी। जो हमारी अर्थव्यवस्था में इनकम की इनइक्वालिटी है उसी को शो करने के लिए हम इस कर्व का यूज करते हैं, इस कर्व का यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इनकम इनइक्वालिटी को शो करेगा ये। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। A higher dash index reflect inequality in income distributions. A higher inequality क्या शो करता है, CPI, GDP, NDP, गिनी कोफिशिएंट। अभी तो हमने पढ़ा ही गिनी कोफिशिएंट। चले 22 में 22nd गिनी की बात। In the context of capital markets, the एब्रीविएशन FPO, FPO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ध्यान रखना, जब हम मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को पहली बार बेचती है ना, तो उसे प्राइमरी मार्केट बोला जाता है, यानी कि उसे हम नाम दे देते हैं IPO, जिसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जबकि यदि मैं बात करूं FPO की, FPO जिसे बोला जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को जब फर्स्ट टाइम सोल्ड करती है तो उसके लिए उसे IPO लॉन्च करना होता है। देन यदि वो अपने शेयर को दोबारा से बेचना चाहती है, बिके हुए शेयर को जब दोबारा बेचा जाएगा तो जिस मार्केट में बेचा जाता है उसे सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है, द्वितीयक बाजार बोला जाता है। और इस सेकेंडरी मार्केट में उसको हम FPO के नाम से भी जानते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चले भाई नेक्स्ट देखेंगे 23rd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। अब ये 23rd क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किसे शामिल नहीं किया गया है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं ये भी आपको बेहतर पता होगा, 4 होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला तो वो क्या होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स। लैंड, लेबर और कैपिटल के अलावा एक होता है एंटरप्रेन्योर। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या होती है, ये होती है, ध्यान रखना, क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, जैसे मैं अगर लिख लूं तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। 1, 2, 3 और 4, ये 4 जिसे बोला जाता है, ध्यान रखना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के लिए हमें इन चारों फैक्टर्स की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है,
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, 24वां क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण के अनुसार करते हैं? प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉलो विच अप्रोच? कौन से अप्रोच को ये फॉलो करते हैं? कॉस्ट प्लस अप्रोच, इन्वेस्टमेंट प्लस अप्रोच, लैंड प्लस अप्रोच या फिर लोन प्लस अप्रोच? आई थिंक ये किसको फॉलो करेंगे? तो कॉस्ट प्लस अप्रोच को फॉलो करेंगे। कौन से? तो कॉस्ट प्लस अप्रोच को फॉलो करते हैं। कॉस्ट प्लस यानी कि जो भी किसान की कॉस्ट लगी होगी ना, एटलीस्ट लागत के प्लस में कुछ पैसे उसे मिले, और उसके बिहाफ पे ये MSP डिसाइड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन के द्वारा इसे डिसाइड किया जाता है MSP को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। द एक्सपेंसेस लीडिंग टू द इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी आर विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस? उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए होने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय होते हैं? उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए होने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय होते हैं? यदि हम उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं तो इसमें जो व्यय किया जाएगा वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश व्यय। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाएगा, निवेश व्यय के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि निवेश व्यय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेशन हमने डिस्कस किया है, आज के सेशन में हमने नंबर ऑफ 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और इन 25 क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आप यदि इन क्वेश्चंस को याद रखते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो अपकमिंग जो क्वेश्चंस होंगे हो सकता है यही क्वेश्चंस रिपीट कर दिए जाए, या फिर इनके बिहाफ पे ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो भाई कैसा लगा आपको मेरा सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे हम नए 25 क्वेश्चन के साथ, एक नए सेशन के साथ। आज के लिए आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।